नमस्कार, एक स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो बहुत रेयर हैं। उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है और इंटरव्यू लेना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे नेवी के कमांडर श्री राजेंद्र जी दत्ता, जो रिटायर्ड कमांडर हैं, वो सूरत आए थे। सूरत की प्रतिष्ठित सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, उस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। बॉम्बे से दत्ता साहब आए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारे से बात करेंगे, तो दत्ता जी ने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि स्टूडेंट्स को आपने यूनिवर्सिटी में तो उनके साथ इंटरेक्शन किया, हम चाहते हैं कि आप गुजरात और जगह के स्टूडेंट्स भी उसका लाभ लें। तो राजेंद्र सर ने बोला ठीक है, और हमारे साथ दत्ता साहब उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये जानना चाहते हैं हम कि आप कितने साल नेवी में अपनी सेवा दी। वीरांग साहब नमस्कार जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को जी मेरा आदरणीय नमस्कार। और एट द आउटसाइड आई वुड थैंक डॉक्टर किरण पांड्या। ये हमारे साथ स्टूडेंट थे जब हम एक साथ एक ही हॉस्टल में बड़ौदा में हम पढ़ाई कर रहे थे। मैं बीएससी कर रहा था और इन्होंने अपना एमए वहाँ पर किया, जो सार्वजनिक यूनिवर्सिटी। हाँ, ये सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट वाइस चांसलर हैं। जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर किरण पांड्या। थैंक यू किरण फॉर कॉलिंग मी हियर। दैट्स हाउ आई एम हियर। आई हैव कम टू नो अबाउट वीरांग और मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है किसी हसीन पल के इंतज़ार में, और वो पल आज आ चुका है। तो सर, ये हम जानना चाहते हैं कि आप बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा में आपने पढ़ाई की और जामनगर में पढ़ाई की। हाँ जी। तो यानी आपकी शुरुआत गुजरात से हुई। कैसे हुई जी? मेरे फादर जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे जी। और इनिशियली हमने अपनी पढ़ाई पूना से शुरू की थी। जी। फिर जहाँ भी उनकी ट्रांसफ़र हुई हम वहीं गए। जी। वहाँ से हम हलवारा गए, हलवारा से ताम्रम गए, ताम्रम से वापस जामनगर आए। तो जामनगर में मैंने अपना हायर सेकेंडरी किया था 1975 में। जी। और सिंस मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स थे तो मैं एमएस यूनिवर्सिटी आ गया मैं अपनी बीएससी करने के लिए। जी। और मैं उस समय फॉर्चुनेट था, मैंने एयरविंग एनसीसी भी लिया एज अ कैडेट। 60 आवर्स की फ्लाइंग की मैंने पुष्पक एयरक्राफ्ट में, पीपीएल लिया और उसके बाद में मैंने नेवी ज्वाइन किया था। तो नेवी में सर ज्वाइन कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, मेरे फादर जो थे उस समय जलंधर में पोस्टेड थे, तो मैं जलंधर गया 1 साल के लिए। मैं वहाँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था और जनरल स्पैरो से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको ट्यूशन देता था। तो जनरल स्पैरो ने मुझे बोला कि आप आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो उन्होंने मेरे को कुछ कोचिंग दिया और मैं इलाहाबाद एसएसबी से मैंने क्लियर करके आईएमए ज्वाइन करने वाला था। आईएमए ज्वाइन करने के पहले मेरे को एक कॉल आया नेवी से कि आपको अगर नेवी में पायलट बनना है तो आप एयरफोर्स एसएसबी वाराणसी आ जाओ पीएबीटी देने के लिए। तो मैं वहाँ चला गया, पीएबीटी क्लियर करके मैं नेवी में पायलट बना। नेवी में मैंने 3000 आवर्स फ्लाइंग किया, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, HC-2, HPT-32, आइलैंडर्स, सुपरकॉनीस, फॉकर फ्रेंडशिप और IL-38 जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, ह्यूज 4 इंजन एयरक्राफ्ट। और उसके पहले मैं अपना फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स भी किया था और कैडेट्स को ट्रेन भी किया मैंने, फ्लाइंग कैडेट्स को। तो सर ऐसा हुआ कि एनसीसी में आपने मतलब एयरफोर्स का ट्रेनिंग लिया? करेक्ट। और फिर एसएसबी दे के आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ और फिर आपने ज्वाइन किया नेवी? हाँ जी, ऐसा हुआ। करेक्ट। तो सर ये फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग जो थी कोचीन में थी। कोचीन वहाँ 550 स्क्वाड्रन था जहाँ पर हमने आइलैंडर फ्लाइंग शुरू किया था जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा ट्रांसफ़र आया गोवा जी। गोवा में मैं सुपरकॉनी एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था जी। वहाँ से मैं गया कोस्ट गार्ड में फॉकर फ्रेंडशिप उड़ाने। वहाँ से
फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स करने ताम्बरम गए। ताम्बरम से मैं फिर आया IL-38 के फ्लाइंग के लिए। जी सर, पहली जो एंट्री होती है हाँ जी। नेवी में, हाँ जी। जब आपने जुड़े तो उस टाइम पे कौन सी पोस्ट होती है सबसे पहले? हम ज्वाइन करते थे उसमें एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट। अच्छा, सब लेफ्टिनेंट। एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट, आजकल एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट रैंक उन्होंने अबॉलिश कर दिया है, जी सीधा सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। जी जी। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, अच्छा, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल, ये है स्ट्रक्चर, रैंक ये स्ट्रक्चर। एक रैंक की हाँ जी। सिस्टम है। हाँ जी। अच्छा, और तो सर आप शुरुआत की आपने और पूरा मतलब साउथ से लेके लास्ट में कहाँ? अच्छा, ओके, मेरी कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुई? जी मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी कोचीन में। कोचीन से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था गोवा में, जहाँ मैं सुपरकॉनी फ्लाई कर रहा था। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र आया था कैलकाटा कोस्ट गार्ड में, फॉकर फ्रेंडशिप फ्लाई किया। फिर वहाँ से मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ताम्बरम गया। ताम्बरम से मैं आया कोचीन में दोबारा कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी सब कोर्सेज वॉच कीपिंग किया एंड केम टू गोवा अगेन टू फ्लाई IL-38। अच्छा, हाँ जी। ओके। और मतलब लास्ट आपका जब रिटायर हुए तब गोवा था? नहीं, मैं जब IL-38 फ्लाइंग कर रहा था जी। उस समय मेरे को कुछ मेडिकल इश्यूज हुए थे, सो आई केम टू नेवल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। ओके। सो नेवल इंटेलिजेंस में मैं पोस्टेड हुआ था वलसुरा, दैट इज जामनगर, उसके बाद चिल्का, कैलकाटा। फिर उसके बाद मैंने एनसीसी ऑप्ट किया था और मैं बच्चों को ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, एनसीसी में, नेवल एनसीसी में। नेवल एनसीसी। हाँ, वो मैं कैलकाटा में था और उसके बाद मैं मुंबई में आया। तो सर ये जो हमको ऐसा ही पता है एनसीसी यानी वो जो मतलब खाकी कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट्स और परेड करते हैं। करेक्ट। तो नेवल एनसीसी और ये जो जनरल एनसीसी होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, आर्मी एनसीसी जो होता है वो वेपन ट्रेनिंग सिखाते हैं उनको। जी। परेड तो सभी के लिए कॉमन है, वेपन ट्रेनिंग करते हैं। और जो एयरविंग एनसीसी होता है उसमें ये लोग ग्लाइडिंग और फ्लाइंग भी सिखाते हैं। नेवल एनसीसी जो होता है उसमें ये लोग शिप मॉडलिंग सिखाते हैं बच्चों को, शिप्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। इनफैक्ट शिप्स विजिट्स के लिए लेके जाते हैं ताकि उनकी रुचि बढ़े नेवी के प्रति। सो ये सब होती है ट्रेनिंग इनकी। ओके। और उसके बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं वो बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कैसे वो एसएसबी क्लियर करें। अच्छा, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैंने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स कैडेट्स को ट्रेन किया था। कुछ उनमें से अभी ऑफिसर्स हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में। अच्छा। हाँ जी। तो सर ये जो नेवी में एंट्री है वो किस किस तरह से हो सकती है? यानी क्या स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो 10वीं में पढ़ रहा है, हाँ जी, तो 10वीं से एंट्री हो सकती है या 12वीं या ग्रेजुएशन, कब एंट्री होती है? अच्छा, वो एनडीए की में पहुंचने के लिए उन्हें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है, एनडीए का एग्जाम, जो कि वो 12वीं में क्लियर करते हैं। जी। सो 12वीं के बाद? हाँ, 12वीं के बाद वो एनडीए जा सकते हैं। जी। और अगर उन्होंने नेवी ऑप्ट किया, आजकल नेवल एकेडमी भी एनडीए के बराबर की ट्रेनिंग जो है कैडेट्स को देती है। सो दे कैन ऑप्ट फॉर इधर एनडीए और नेवल एकेडमी नेवी के लिए। ओके। ठीक है। और जो एनडीए में जब वो 4th और 5th टर्म में पहुंचते हैं तब उनको पता लगता है कि हाँ मेरी रुचि किस तरफ है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनको उसी में ट्रेन किया जाता है। अच्छा। सो जब वो पास आउट होने के बाद में वो अपनी जिस सर्विस में जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। अच्छा। ये तो होगी एनडीए ट्रेनिंग। एनडीए की होगी। और ग्रेजुएशन के बाद भी आप जा सकते हो आईएमए में, नेवल एकेडमी में या एयरफोर्स एकेडमी में। अच्छा, ओके। तीनों एकेडमीज में आप जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। जी। इसके अलावा एनसीसी एंट्री भी होती है। जब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आप क्लियर करते हो उसके बाद कुछ कैडेट्स की वैकेंसीज रहती हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, लाइक आईएमए, ओटीए, नेवल एकेडमी। जो आप सी सर्टिफिकेट के बाद में आप सीधा एसएसबी के लिए जा सकते हो विदाउट यूपीएससी एग्जाम। एक ये थी कि जैसे 12th किया उसके बाद बहुत से 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं। हाँ जी। तो डिप्लोमा के बाद भी कोई एंट्री होती है? डिप्लोमा के बाद
ऑफिसर्स एंट्री नहीं होती, पर जवानों की और सेलर्स की एंट्री होती है। अच्छा, तो वो उसका फायदा ले सकते हैं। तो इंजीनियरिंग जो उसमें इंजीनियरिंग कोर या ऐसा कुछ आता, उसके अंदर कुछ अलग से एंट्री होती है? उनकी अलग है एंट्री होती है, जब वो 4th टर्म में होते हैं ना, अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए जब 4th टर्म में होते हैं जी, तब एसएसबी के ऑफिसर्स वहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके अच्छा, इनको मोटिवेट करते हैं कि अप्लाई करो। तो आफ्टर दे अप्लाई दे कम टू एसएसबी, और अगर एसएसबी क्लियर करते हैं इनको डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। और मेडिकल वाले भी ऐसा ही होता है? मेडिकल तो होता ही है सबका। नहीं, जैसे एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो उनका एंट्री होती है? उनकी भी होती है, उनकी भी होती है। उनकी कैसे होती है? उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आता है न्यूज़पेपर्स में जी, वो अप्लाई करते हैं जी, डॉक्टर्स जो हैं, हाँ, और फिर उनको डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल्स में ले लिया जाता है इंटर्नशिप के साथ। अच्छा, वहाँ थोड़ी इंटर्नशिप करने के बाद में उनका भी वो हो जाता है, कमीशनिंग हो जाती है, उनकी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अलग अलग रूट जो भी अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं वो सब लोगों को उसमें फैसिलिटी एंट्री है, हाँ, है। यानी आप डिप्लोमा के बाद जा सकते हो? डिप्लोमा के बाद में जो जाते हैं वो सेलर्स और एयरमैन की एंट्री होती है। ठीक है, ठीक है। ऑफिसर्स की एंट्री के लिए मैंने जैसे आपको बोला 12th या ग्रेजुएशन या एनसीसी एंट्री। अच्छा, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4th टर्म में जाके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ये एक सवाल पूछना है कि नेवी में जो लाइफ होती है, हाँ जी, वो आर्मी जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी टफ लाइफ होती है। हाँ जी। तो आपका क्या अनुभव रहा? आपने इतने साल उसमें नौकरी की, हाँ जी, सेवा की देश के लिए, तो जनरली ऐसा होता है कि सबको लगता है कि ये बहुत टफ है जॉब, और इसलिए एक इम्प्रेशन भी ऐसी है कि गुजरात में से आर्मी नेवी एयरफोर्स में से बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, तो क्या सर आपका क्या कहना है इस मामले में? लाइफ टफ नहीं होती, ट्रेनिंग टफ होती है, बिकॉज दे हैव टू मेक मैन आउट ऑफ बॉयज। जी, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद में लाइफ इज चैलेंजिंग। इट्स नॉट टफ, एवरी डे इज अ डिफरेंट चैलेंज एंड यू हैव टू मीट दोज चैलेंजेस बाय व्हाटएवर ट्रेनिंग यू हैव बीन इम्बाइब्ड। मतलब ऐसा है कुछ कि मतलब गुजराती लोग फेस नहीं, क्योंकि आप गुजरात में रहे हुए हैं, तो क्या गुजराती लोग वो फेस नहीं कर सकते? ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसी गलत इंप्रेशन है। गलत इंप्रेशन है। हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो गुजरात के आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में रह चुके हैं जी, और उनको भी अच्छा लगा है जी। एक्चुअली फैमिलीज बहुत कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, हाँ, जो चाहती नहीं है कि उनके बच्चे जाएं। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने बच्चे को। क्या ऐसा कह सकते हैं सर कि जो गुजरात के अंदर जो बिजनेस और इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे जो जॉब है या एम्प्लॉयमेंट है, Correct. वो इजीली अवेलेबल है, तो वो दूसरी चीज़ में कंपटीशन, इवन आप देखिए यूपीएससी और उन्हीं एग्जाम्स में भी गुजराती अब आने लगे, पहले कोई इतने नहीं थे। करेक्ट। इसी तरह से आर्मी जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें उससे ज़्यादा बिजनेस कर लेते हैं या इंडस्ट्री कर लेते नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो एनसीसी जो है गुजरात में भी है, मैं गुजरात एनसीसी में कैडेट भी रहा हूँ और मैंने कमांडिंग ऑफिसर भी रहा हूँ जी। और ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे मैंने देखे कैडेट्स हैं वो some of them are willing to join the forces जी। ऐसा, so you can't generalize that no गुजरात में कम है because they have more business minded। जी, it depends on children to children, child to child। ऐसा है। हाँ जी, मतलब ऐसे वो जनरल इंप्रेशन गलत है। गलत है। हाँ जी। कुछ बताइए, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके जो करियर में जो आपको लगे हो, जो बताने जैसे, जो शेयर करने जैसे, बहुत चैलेंजिंग थे, जिसमें से आप बाहर आए। वैसे तो हर डे एक चैलेंज होता है, बट मैं क्योंकि पायलट रह चुका हूँ, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो मेरा लाइफ एंड डेथ का इंसिडेंट था। मैं आइलैंडर एयरक्राफ्ट पे चेक टेस्ट फ्लाइट कर रहा था और मेरे साथ मेरा को पायलट और नेविगेटर थे। और चेक टेस्ट फ्लाइट में ऐसा होता है कि आप एक इंजन को स्विच ऑफ करके दूसरे इंजन पे फुल पावर ट्रायल करते हैं। तो उस दौरान अगर जो लाइव इंजन है वो फेल हो जाए फिर चैलेंजिंग हो सकता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं कोचीन में चेक टेस्ट फ्लाइट कर रहा था और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी महीनों के बाद
फ्लाइंग के लिए आया था। कितनी हाइट पे होता है सर? 3000 से 5000 फीट की पे करते हैं। अच्छा। तो उसमें मैं एक इंजन को मैं चेक कर चुका था, और जब दूसरे इंजन पे कर रहा था, मैं लेफ्ट इंजन पे फुल पावर ट्रायल कर रहा था, फेल हो गया ये। और मेरा जो राइट इंजन था, स्टारबोर्ड इंजन बोलते हैं, वो जो था वो मैं फेदर कर चुका था, उसको स्विच ऑफ किया हुआ था मैंने। तो जब ये जो लेफ्ट इंजन फेल हुआ, मैंने राइट को रीलाइट करने का ट्राई किया, पर उसका स्टार्टर जो है स्टैकअप हो रहा था। सो आई कुडंट रीलाइट दैट, और मेरा लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था, मेरे पास दोनों इंजन नहीं चल रहे थे मेरे। तो उस समय जो कोचीन के साउथ में पाम ट्रीज बहुत हैं, और कोई वहाँ पर लैंडिंग का ग्राउंड नहीं था, तो मेरे को एयरक्राफ्ट को डिच करना पड़ता। तो चैनल में मैंने डिच किया, और हम तीनों फॉर्चुनेटली निकल कर आ गए। डिच किया मतलब छोड़ दिया? नहीं, उसको पानी के ऊपर लैंड किया। अच्छा। लैंड करने के बाद वो एयरक्राफ्ट जो है पानी के अंदर चला गया, और हम लोग निकल आए। अच्छा, आप बाहर कैसे आए? अपने इमरजेंसी एग्जिट से। अच्छा। अपने इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आए, और जब हम बाहर आए तो वहाँ पर फिशिंग बोट थे, फिशिंग बोट में बैठ के हम अलोंग साइड आए। मतलब वो आप पूरा, मतलब मैं अगर उसके बाद में वो समझूं तो पूरा पहले डूब गया अंदर, और हाँ आप जी। इमरजेंसी एग्जिट से बाहर इनिशियली वो थोड़ा फ्लोट कर रहा था, तो हम निकल के उसके विंग के ऊपर आए, और उसके तुरंत बाद 30 सेकंड के बाद वो एयरक्राफ्ट डूब गया। और फिर हम फिशिंग बोट में आके अलोंग साइड आए, और बाद में एयरक्राफ्ट को डाइवर्स ने क्रेन्स वगैरह ला के उसको निकाला भी था, पर वो सिर्फ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए उसको यूज कर पाए, बिकॉज उसका रस्टिंग हो गया था, उसको दोबारा फ्लाई नहीं कर पाए हम। सो ये मेरा एक चैलेंज था। तो सर ये मतलब अगर कहीं अंदर हो, फिशिंग बोट नहीं हो, हाँ, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम स्विम करके अलोंग साइड आ जाते, कोई बात नहीं। कितना स्विम कर सकते हैं सर? ये जो हम चैनल के अंदर थे ना, तो चैनल के अंदर तो आधा किलोमीटर हम स्विम करके निकल आते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वैसे भी ऐसे मतलब नेवी का जो है, हाँ जी, ऑफिसर है या जो नेवी में काम करते हैं, वो कितना स्विम कर सकते हैं सर सी में? देखो, अब आपके पास अगर लाइफ जैकेट है तो आप फ्लोट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक? 6-7 घंटे फ्लोट कर सकते हैं, या जितना। एक्चुअली देयर हैव बीन केसेस ऑफ स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल एट सी फॉर डेज टुगेदर। If you got your life jacket and your life buoy and along with you life boat, inflatable life raft if you have, people have survived for a long time till the time they were picked up by SAR aircraft, अच्छा search and rescue aircraft. अच्छा। बट हम तो क्योंकि चैनल के अंदर थे, तो जो कोस्ट था नजदीकी था। और सर कभी ऐसा हुआ कि कहीं मतलब कन्फ्रंटेशन हुआ कहीं किसी के साथ, या कोई ऐसे दूसरे देश के जैसे पाकिस्तान है? 71 के बाद हमारी कोई वॉर, मेजर वॉर हुई नहीं है। हाँ, नहीं हुई। बट फॉर एग्जाम्पल दी ऑफ पराक्रम, ऑफ विजय, कारगिल का युद्ध चल रहा था, नेवी का काम था वहां पेट्रोल करना। अरेबियन सी में अराउंड पाकिस्तान कोस्ट वी वर पेट्रोलिंग ऑल द टाइम। अच्छा, तो ऐसे टू कंटेन द पाकिस्तान नेवी। अच्छा, तो उस टाइम पे कोई सामने कोई ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं, नेवी के साथ उस समय कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं, बट वी वर विजिल एंड वी वर अलर्ट। और सर ये जो सी में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग वो होते हैं, या दूसरे जो जिनको बोलते हैं कि हमारी जो इंडियन नेवी है वो अरेबियन सी में हमेशा पेट्रोल पे रहती है, और आर मेन एम इज टू सेफगार्ड द लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज मर्चेंट शिपिंग। और मर्चेंट शिपिंग के ऊपर सोमालिया कोस्ट का आपको पता होगा कि उनके काफ़ी जो टेररिस्ट हैं वो बोर्ड करना चाहते हैं, प्राइमरली टू टेक द शिप अलॉन्ग विद देम एंड आस्क फॉर रैंसम। सो वो जो अटेम्प्ट्स हैं सोमाली पायरेट्स के, वो इंडियन नेवी ने काफ़ी थ्वाट किए हैं, और आपने अब न्यूज़ में भी पढ़े होंगे। हाँ। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू इंडियन नेवी, डूइंग अ गुड जॉब।
मतलब वो थ्रेट हमेशा रहता ही है रहता है। पायरेट्स का। हाँ, पायरेट्स का थ्रेट रहता है। जो आपने बहुत अच्छे इंसिडेंट बताए। रिटायरमेंट के बाद भी अभी आप बहुत एक्टिव हैं और वेटरन्स के लिए बहुत सारा काम मुंबई में कर रहे हैं। तो सर वो क्या फाउंडेशन में क्या काम हो रहा है वेटरन्स के लिए? अच्छा, मैं नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर का सेक्रेटरी हूँ और हमारे साथ है कमांडर विजय वडेरा, वो प्रेसिडेंट ऑफ नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर हैं। और हमारी एक कोर कमेटी है। अपार्ट फ्रॉम द कोर कमेटी वी हैव 15 अदर कमिटी members who look after various areas. We have divided Mumbai into various areas. So हर कमेटी मेंबर अपने अपने एरिया में वेटरन्स की वेलफेयर का ध्यान रखता है। सो हमारा प्राइमरी काम यही है कि वेटरन्स की वेलफेयर, और अगर कोई वेटरन हेवनली अबोर्ड को डिपार्ट होता है तो उनकी जो वीर नारीज हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनका वेलफेयर देखना, इंश्योर करना कि ये जो वेटरन हु इज डिपार्टेड ही इज गिवन अ डिग्निफाइड लास्ट राइट। Apart from that, what we do is we have get-togethers of veterans, at least 4 to 5 times a year. अच्छा। We conduct a memorial lecture. एडमिरल सोमन का मेमोरियल लेक्चर हम मुंबई में करते हैं। हमारा जो वेटरन्स और सर्विंग पर्सनल हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, इनके बीच में हम क्रिकेट मैच रखते हैं, सेलिंग मैच रखते हैं। अच्छा। फिर हमारे जो ऑक्टोजेनेरियंस हैं और वीर नारीज हैं उनका गेट टुगेदर करते हैं हम। अच्छा। साल में एक बार करते हैं। और अभी 19th of Jan we have the next get together for veterans and veer naris. अच्छा, ओके। 5th of Jan we got the cricket match coming. 6th we got the sailing race. On 12th Jan we have the Veterans Day parade. परेड कर रहे हैं। हाँ जी, ये वेटरन्स डे परेड जो है ये पहला हमने किया था 2020 में, 12th Jan 2020। फिर उसके बाद कोविड आ गया, सो वी हैड टू स्टॉप दैट। देन द सेकंड वेटरन्स डे परेड वी हैड ऑन 7th of January last year, 2023. The third we had this year, that is 8th Jan 2023. And next Veterans Day parade we are going to have on 12th Jan 2025. जी। और हर वेटरन डे परेड में तकरीबन 600 से 700 वेटरन्स आते हैं, परेड करते हैं। ऑल्दो हमने तो ये वेटरन, इससे क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि हाँ ये हमारे वेटरन्स हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। वैसे पहली बार जो वेटरन्स डे परेड हुआ था वो हुआ था 1919 में, जब प्रेसिडेंट विल्सन ने अपने यूएस के वेटरन्स को सम्मानित किया था, वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स को। अच्छा। उसके बाद से यूएसए, ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज अपने वेटरन्स को की हौसला परेड करते आए हैं, पर हमने अभी शुरू किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको हाँ जी। पूछना था कि सर गुजरात का कोस्ट है सबसे लंबा दरिया किनारा, हम गुजरात में बोलते हैं, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। और पिछले 4-5 साल से यहाँ से सी में से बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात करते हैं, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। और ये पिछले 4-5 साल से ही पकड़ा जा रहा है। तो एक सवाल होता है कि एकदम से इतना सारा यहाँ से आ रहा है, वो क्यों हो रहा है और इतना सारा क्यों पकड़ा जा रहा है? आपका क्या कहना है सर? मेरे एनालिसिस के अनुसार जो गवर्नमेंट ने जी कोस्ट गार्ड को एम्पावर कर दिया है जी। और एनेबल कर दिया है जी, एक्सपैंड कर दिया है। कोस्ट गार्ड के पास आज 200 शिप्स हैं, 250 एयरक्राफ्ट हैं। तो दैट इज टू आर सेफ गार्ड द कोस्ट। 24 आवर्स पेट्रोलिंग चलती रहती है इनकी कोस्ट गार्ड की। सो स्मगलिंग एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हद तक कोस्ट गार्ड ने साथ दिया है, मरीन पुलिस ने साथ दिया है। सो हमारा उद्देश्य ही ये है कि कोई स्मगलिंग एक्टिविटी ना हो, मिनिमम। तो सर मतलब इंटेलिजेंस में भी कुछ चेंज आया है आपके हिसाब से? नेवी इंटेलिजेंस में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं जिससे कि
इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इनफैक्ट आफ्टर 26/11 गवर्नमेंट हैज डन लॉट to synergize the intelligence activity of all the central government organizations, and that's good show. अच्छा, इसके कारण इंफॉर्मेशन ज़्यादा Information exchange होती है जी and intelligence input increases. जी। दत्ता साहब से हमने बहुत सी बातें की, उनके करियर से रिलेटेड, स्टूडेंट्स कैसे नेवी में आ सकते हैं उसके लिए, और वेटरन्स के लिए सर क्या कर रहे हैं उसके बारे में। हमको फिर से कभी मौका मिला तो हम फिर से मिलना चाहेंगे और उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना चाहेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमको मैं इतना जाने से समय पहले दिया। जी, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जी। कि आइए डू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, और जाने से पहले मेरी 2 लाइनें। जी, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, रग रग में बहे इस देश का लहू, मेरी जान तिरंगा है। जय हिंद।